गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो आपका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर का नाम है दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। तो सबसे पहले दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडीज। दृढ़ पिंड क्या होते हैं? ये दृढ़ पिंड के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया है, एक बार दोबारा बता रही हूँ। अगर किसी पिंड यानी कि किसी भी वस्तु पर हम बाहर से कोई बल लगाएं और उसके कणों में कोई विस्थापन ना हो तो ऐसे पिंड को कहा जाता है दृढ़ पिंड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल लेके बताया था, दीवार है, हम उस पर कोई बल लगाएंगे और उसमें कोई विस्थापन नहीं होगा तो दीवार क्या हो गई? दृढ़ पिंड हो गई। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। रेखीय गति के बारे में आपने पढ़ा है, वृत्तीय गति के बारे में पढ़ा है। अब इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे घूर्णन गति के बारे में। उससे पहले जो एक टॉपिक है बल का आघूर्ण, या जिसको हम बल आघूर्ण भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ये बल आघूर्ण क्या होता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बल तो आपको पता है कि बल क्या होता है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। छोटी क्लासेस में भी आपने बल के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में या वस्तु की दिशा में परिवर्तन या तो कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसको हम कहते हैं बल। ठीक है, अब इसमें है बल का आघूर्ण। तो बल का आघूर्ण क्या है? अगर किसी वस्तु पर हम कोई बल लगाएं और वो बल क्या करे? उस वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमा दे, तो उस प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? बल का आघूर्ण। जैसे कि दरवाजा है, दरवाजे पर हम बल लगाएं, ठीक है, और दरवाजे में आपने कब्जे देखे होंगे, जिन कब्जों के परितः दरवाजा घूमता है। तो बल लगाने पर अगर वो दरवाजा घूमने लग गया, ठीक है, तो उस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? उस प्रवृत्ति को कहा जाता है बल का आघूर्ण। जैसे कि हैंडपंप होता है, हैंडपंप में जो उसका हैंडल होता है उस पर हम बल लगाते हैं तो वो क्या करता है? कक्ष के परितः ऊपर नीचे घूमने लग जाता है ना, चलने लग जाता है हैंडपंप, तो वो क्या हो गया? वो बल का आघूर्ण हो गया। या फिर जो गेहूं पीसने की जो चक्की होती है, जो हाथ वाली चक्की होती थी, अब तो खैर इतनी नहीं दिखाई देती है, पर आप लोगों ने देखी होगी, गांव वगैरह में भी शायद होती है। पत्थर की जो चक्की होती है उसमें जो हत्था होता है तो उस पर बल लगाते हैं और उसे घुमाते हैं। तो वहां पर जो बल लग रहा है, जिसने क्या किया? वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमा दिया, तो उस प्रवृत्ति को कहा जाता है बल का आघूर्ण। अब ये बल का आघूर्ण, इसको m से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और टो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए ध्यान से। किसी बल के घूर्णन के अक्ष के परितः बल का आघूर्ण किसके बराबर होता है? बल के परिमाण तथा बल का परिमाण, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है, ये बल है, ठीक है, तथा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, ये है घूर्णन अक्ष। घूर्णन अक्ष मतलब जिस अक्ष के परितः जिस किसी वस्तु ने घूमना है वो। घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा, ये क्रिया रेखा है, इसकी लंबवत दूरी। घूर्णन अक्ष ऐसे है तो ये दूरी ऐसे है, इसलिए इसको कहा लंबवत दूरी। इनके गुणनफल के बराबर होता है बल का आघूर्ण। अक्ष आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ये पेन है, अब ये पेन अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो ये जो स्लीपिंग लाइन होती है ये हो गया इसका अक्ष। और अगर हम पेन को पकड़ के ऐसे घुमा दें, इसको 180 डिग्री के एंगल पे घुमा दें, तो ये जो है ये चीज, ये हो गई इसकी अक्ष। तो जिस अक्ष के परितः वस्तु घूमती है उसे कहा जाता है घूर्णन अक्ष। ठीक है, अब आप ये देखिए, m जो है बराबर होता है r क्रॉस f। ये कैसे आएगा? अभी जो पीछे मैंने आपको डायग्राम बताया, उस डायग्राम में बताया था कि f जो था वो कैसा लगा हुआ था? f ऐसे लगा हुआ था। ये वाला f वाला जो दिशा घटक होता है उसको हम लेते हैं। अगर f ऐसे ना लगकर कैसे लगे? इस डायरेक्शन में लगे, एक थीटा कोण पर झुकाव देके f बल लगाए, तो इस f के हमने दो घटक कर लिए। जिधर थीटा कोण होता है वो f cos थीटा वाला घटक और दूसरा घटक f sin थीटा वाला। तो फिर जो हम गुणनफल लेंगे m, वो ये वाला घटक लेना होता है ना, r तो ये हो गया और ये घटक, तो r इंटू f sin थीटा
और आपने सदिश विश्लेषण वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है साइन थीटा वाला जो घटक होता है वो क्या होता है, अगर साइन थीटा आ जाता है तो हम क्या लेते हैं क्रॉस, तो m बराबर क्या हो गया r क्रॉस f। ठीक है, यहाँ से हमें एक और चीज पता चली है, अगर दो सदिश राशियों का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो भी क्या मिलता है, सदिश राशि। इट मीन्स कि जो बल आघूर्ण होता है या जो बल का आघूर्ण होता है ये कैसी राशि होती है, ये एक सदिश राशि होती है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो आप लोग इसे अपने नोट्स में, जहाँ भी आप अपने नोट्स बनाओगे वहां पर आप इसको हाईलाइट भी कर लेना। यदि बल पिंड को वामाव्रत घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, वामाव्रत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और वस्तु एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए तो बलाघूर्ण क्या कहलाता है, धनात्मक, पॉजिटिव। ठीक है, और अगर कोई बल लगाने पर वस्तु दक्षिणाव्रत घूम जाए, मतलब क्लॉकवाइज घूम जाए, तो फिर उस बल का गुण क्या कहलाता है, ऋणात्मक। इन पॉइंट्स को आप जरूर लिख लेना। अगर वस्तु एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है बल लगाने पर तो बलाघूर्ण होगा धनात्मक। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, घड़ी की विपरीत दिशा में, और क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। ठीक है, इस तरफ होगा अगर तो बलाघूर्ण पॉजिटिव, और अगर इस तरफ होगा तो बलाघूर्ण नेगेटिव। और एक और चीज जो फॉर्मूला है वो क्या है, m इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब अगर r 0 हो जाए, ये क्रिया रेखा की जो लंबवत दूरी है ये 0 हो जाए, तो f हम जितना मर्जी लगा लें, बलाघूर्ण क्या होगा, 0 हो गया। अब इसका आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि दरवाजा है, आप दरवाजे का जो हैंडल होता है वो कहाँ होता है, कब्जे से दूर होता है ना। ऐसा क्यों होता है, ताकि जो r है, जो दूरी है वो बढ़ जाए। दूरी बढ़ने पर हमें कम बल लगाना पड़ेगा और वस्तु घूम जाएगी। पर अगर r ही 0 हो जाए, मतलब जहां पर दरवाजे के कब्जे है वहीं पर दरवाजे का हैंडल हो, तो आप देखेंगे कि दरवाजे को हम घुमा ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि r 0 होने पर हम जितना मर्जी बल लगा लें, m क्या रहेगा, m 0 ही रहेगा। इसलिए क्या किया जाता है कि वो जो आटे की चक्की होती है उसमें भी जो हत्था है वो कीली से दूर लगाया जाता है, या फिर जो हैंड पंप्स मैंने आपको बताया था उसकी हत्थी भी लंबी लगाई जाती है, और जो पेचकस वगैरह होते हैं उनके जो नीचे के हत्थे होते हैं वो भी चौड़े बनाए जाते हैं। उसका रीजन यही है कि r का मान बढ़ जाए, क्योंकि अगर r 0 हो गया या r कम हो गया तो f बहुत ज्यादा लगाने पर भी m क्या हो जाएगा, 0। तो बलाघूर्ण को m से भी रिप्रेजेंट करते हैं और बलाघूर्ण को टो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये टो का साइन है इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट है दृढ़ पिंड की व्यापक गति। व्यापक गति मतलब उसमें कौन कौन से मोशंस आते हैं दृढ़ पिंड में। तो दृढ़ पिंड की जो गति होती है उसमें सामान्यतः दो प्रकार की गति होती है, एक स्थानांतरीय और एक होती है घूर्णन गति। स्थानांतरीय गति जैसे कि जो सरल रेखीय गति जिसको हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कण दिए हुए समय अंतराल में समान दूरी से समान दिशा में विस्थापित हो जाए तो उसको हम कहते हैं स्थानांतरीय गति। और घूर्णन गति क्या होती है, घूर्णन गति जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः इस तरीके से घूमता है कि पिंड का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर चल रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति। जैसे कि आपने साइकिल के पहिए की गति देखी होगी, जब साइकिल चल रही होती है तो एक तो उसमें स्थानांतरीय गति भी होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हर एक कण दिए हुए समय अंतराल में समान दूरी से विस्थापित हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ घूर्णन गति भी होती है, क्योंकि उसका पहिया घूम भी तो रहा होता है। तो दृढ़ पिंड में ये दोनों गतियां इंक्लूडेड होती हैं। अब जो मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये स्थानांतरीय और घूर्णन गति क्या है। ये देखिए स्थानांतरीय गति का डायग्राम, ये एक पिंड है, इसकी डायमेंशंस ले ली, ये x दिशा में, ये y दिशा में और ये z में। ये जब स्थानांतरीय गति करता है तो ये पिंड एज इट इज आगे स्थानांतरित हो जाएगा। तो x डायरेक्शन जो है अभी भी ऐसे ही रही, ये y ये z, मतलब कण जो है एज इट इज अपने समय दिए गए समय अंतराल में समान दिशा में समान दूरी से विस्थापित हो जाते हैं। यहाँ पर भी x इसी डायरेक्शन में, y इसी डायरेक्शन में, z इसी डायरेक्शन में। पर घूर्णन गति का डायग्राम देखिए, घूर्णन गति में क्योंकि ये जो कण है ये भी घूम रहे हैं तो क्या होगा, पहले तो x इधर है, y इधर है, z इधर है,
अब आगे जब क्योंकि घूम रहे हैं, घूर्णन गति हो रही है, तो x जो है, जो पहले इधर था वो इधर मूव कर गया। अब जब x इधर करा मूव तो y और ऊपर चढ़ गया, z और ऊपर चढ़ गया। इसी तरीके से फिर आगे x ने अब इधर मूव किया तो y और ऊपर, z और ऊपर। तो ये है घूर्णन गति का रिप्रेजेंटेशन और ये है स्थानांतरीय गति का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कण वहीं के वहीं रहेंगे, पूरी की पूरी वस्तु जो है आगे स्थानांतरित हो जाएगी और घूर्णन गति में कण भी साथ साथ स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण जो है आप वृत्तीय गति में भी पढ़ चुके हैं, तो वही है कि किसी पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा से। ठीक है, और एक ये कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आप थ्योरम्स थी पहले, जड़त्व आघूर्ण संबंधी थ्योरम्स, वो थ्योरम्स अब डिलीटेड है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, वो डिलीट हो गई हैं, वो आपको नहीं करनी। पर इस चैप्टर में छोटे छोटे कई संबंध दिए हुए हैं विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में, तो वो संबंध इम्पॉर्टेंट है, वो आप लोग कर लेना। ठीक है, ये संबंध भी आप वृत्तीय गति वाले चैप्टर में कर रहे हो, यहाँ कर चुके हो, तो यहाँ मैं नहीं आपको बता रही हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई आप मुझसे पूछ लेना। एक आपको संबंध याद भी होगा, v = r ओमेगा। v क्या है यहाँ पर, रेखीय वेग, और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। तो इस संबंध को याद करके आप रिलेशंस निकाल सकते हो, जैसे कि v = r ओमेगा, ये किसमें संबंध हो गया, रेखीय वेग और कोणीय वेग में। अब अगर मैं आपसे कहूँ रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध निकालिए तो वो भी ऐसे निकलेगा। रेखीय त्वरण को हम रिप्रेजेंट करते हैं a से और कोणीय त्वरण को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। तो a = क्या होता है, r अल्फा। ठीक है, इसी तरीके से जो रेखीय विस्थापन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं s से, कोणीय विस्थापन को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो s = r थीटा। यहाँ से आपको ध्यान भी होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है, r नीचे आ जाएगा। मतलब अगर आप एक रिलेशन आपको याद है, तीनों वैसे की वैसे ही हैं। तो ये रेखीय और कोणीय में रिलेशन है, ये रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में रिलेशन है, ये रेखीय वेग और कोणीय वेग में रिलेशन है, और ये रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में रिलेशन है। और घूर्णन गति के जो समीकरण है, ये घूर्णन गति के समीकरण जो गति के समीकरण है उन्हीं से निकल कर आते हैं। गति के समीकरण में v होता है वेग, अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a होता है त्वरण, रेखीय त्वरण, और t होता है समय, s रेखीय विस्थापन, u फिर से प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t समय। यहाँ पर v अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, a त्वरण, s दूरी। अब देखिए कि घूर्णन गति में वो कैसे चेंज हो जाता है। विस्थापन जो रेखीय विस्थापन होता है उसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं ना, कोणीय विस्थापन को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेग को, जो रेखीय वेग होता है उसे u से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कोणीय वेग होता है उसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पर क्योंकि ये प्रारंभिक है इसलिए ओमेगा 0, अंतिम वेग ये v है, यहाँ पर कोणीय वेग को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। त्वरण a और यहाँ पर अल्फा। ठीक है, तो ये जो चेंज है यहीं पर ये समीकरणों में आ जाएंगे। जैसे ये लिखा है ना, v = u + at, v अंतिम वेग है तो ओमेगा = ओमेगा 0 प्लस अल्फा t, ये एक समीकरण बन गई। इनका डेरिवेशन नहीं आपको करना है, पर इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशंस याद होनी चाहिए, और याद करना बहुत इजी है क्योंकि आपको गति की समीकरणें आती हैं, तो वहीं से ये समीकरणें बन जाएंगी। फिर यहाँ पर s की जगह जो है, विस्थापन की जगह आ जाएगा थीटा = ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा t²। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर = ओमेगा 0² प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ये है घूर्णन गति की समीकरण। ठीक है, इनका डेरिवेशन आपके बुक में दिया हुआ है, पर डेरिवेशन आपको नहीं करना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है
जड़त्व आघूर्ण ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम जड़त्व आघूर्ण के बारे में ही पढ़ेंगे।